हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का बेसिक एग्जांपल, बेसिक मैथ से आपको बताया कि किस तरीके से हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगती है, क्यों लगती है, मीनिंग क्या है, क्या करना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर। आज मैं आपको सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था, जहाँ पर मैंने पिछली क्लास में आपको छोड़ा था, मैंने बताया था कि ये मेरा कुछ एक एग्जाम्पल है कि एक मिस्टर ए है जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। यहाँ लिमिटेशन नहीं आएगा, लिमिटेड आएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपीज रख सकते थे, 50,000 ही इन्वेस्ट कर सकते थे। या तो आप टेबल पे कर लो, या चेयर पे कर लो, या दोनों पे मिक्स करके कर लो। तो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितनी टेबल को बनाऊं के बेचूं, या कितनी चेयर को बनाकर बेचूं जिससे मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक मैथ से केसेस करके कराया, और मैंने कहा था ये आपको बेसिक मैथ नहीं लगाना, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर मिल सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से। और उसको सोल्व करने के दो मेथड, एक फॉर्मुलेशन मेथड जो कि हमें हर क्वेश्चन में करना ही है, और एक सोल्यूशन मेथड जो दो टाइप के हो गए। एक सोल्यूशन मेथड के अंदर दो टाइप हो गए, ग्राफिकल मेथड एंड सिंपलेस्ट मेथड। आज की क्लास में आपको ग्राफिकल मेथड कराऊंगा। लाइन डालेंगे, ग्राफिकल मेथड। ध्यान देना, ये इसमें थोड़ा मैथ है, और ध्यान समझना दोस्तों, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है। सबसे पहले हमें हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मुलेशन दे रखा होगा, उस फॉर्मुलेशन को हमें वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करनी है। तो स्टेप नंबर 1 होता है ग्राफिकल मेथड के अंदर, कन्वर्ट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन फॉर्मेट। सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जब हम इक्वेशन कन्वर्ट कर लेंगे तो पहला स्टेप हमारा होता है कि हमें क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेट में गिवन होगा, हमें उसको इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट करना है। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। या तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करोगे, आपका उद्देश्य रहेगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, या आप प्रॉफिट को कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे, मिनिमाइज करोगे कॉस्ट का, यही ऑब्जेक्टिव है। या तो आप प्रॉफिट को बढ़ाओगे अगर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देगा, या आप कॉस्ट को कम करोगे, इन दोनों में से एक ही होगा। अच्छा, पिछले वाले एग्जांपल में क्या कर रहा था मैं, पिछले वाले एग्जांपल के अंदर मैंने एक ध्यान था कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना है। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या निकालोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको निकालना है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या होता है। सर कॉन्स्टेंट का मतलब है, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कंडीशन। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर सब्जेक्ट टू का मतलब होता है क्या कंडीशन गिवन थी। कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है, कंडीशन। और कंडीशन जो कि किसी भी सिचुएशन में कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो कंडीशन हमारी क्या है, कांस्टेंट। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पिछली बार प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास कुछ कंडीशन थी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 तक ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, 50,000 ओनली। और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 60 पीस की रहेगी। ये होता है दोस्तों सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। मतलब हमारे पास कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। क्या बोला, कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। और ये हमें हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को मानते हुए ही अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पूरा करेंगे। क्या था, मैक्सिमम या तो मिनिमम कॉस्ट।
जब आप 3 कर लोगे फिर आपको लगानी पड़ेगी बेसिक मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेशन। क्या लगाना पड़ेगा? बेसिक मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेटिंग या सॉल्विंग द इक्वेशंस। जो इक्वेशंस मिलेगी उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स पे। और आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। आफ्टर दैट we have to prepare graph. After that we have to prepare graph on the basis of solved equation, on the basis of solved equation। तो फिर हमें क्या करना है दोस्त? सॉल्व इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी उसके बेसिस पे हमें एक ग्राफ मेंटेन करना है और उस ग्राफ से हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर ग्राफ ऑन द बेसिस सॉल्यूशन टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सोल्यूशन। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। अब ये 5 स्टेप को सॉल्व कैसे करा जाएगा ग्राफिकल मेथड के अंदर? बहुत सिंपल है दोस्तों। मैं जरा प्रीवियस क्वेश्चन ले लूं, एग्जाम्पल जो मैंने पिछली क्लास के अंदर लिया था उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि उस एग्जाम्पल का आंसर पता है कि हमें 10 टेबल खरीदनी है, 10 टेबल बनानी है और 50 चेयर बनानी है। तो वो मैं डायरेक्टली कैसे निकालू 10 और 50? ठीक, तो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा था? सबसे पहले हमें दे रखा था कि टेबल है हमारे पास जिसकी कॉस्ट हमारे को आती है, टेबल कॉस्ट हमें दे रखी थी 2500, ठीक है, पर यूनिट, मतलब पर टेबल। और आपको चेयर की कॉस्ट कितनी थी? चेयर कॉस्ट आपको थी 500 पर यूनिट। अच्छा, प्रॉफिट कितना था? ये तो होगी कॉस्ट, और प्रॉफिट कितना था? इससे कमा रहे थे प्रॉफिट 250 रुपए पर यूनिट से प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे टेबल को बेचकर। और कॉस्ट चेयर को बेचकर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे? प्रॉफिट जनरेट हो रहा था 75 रुपए पर यूनिट। ठीक है, हमारे पास कुछ कंडीशंस थी कि इनको ध्यान में रखते हुए ही काम करेंगे। बट कंडीशन ये थी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा 50,000 हो सकती है। ठीक है, और हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 60 पीस से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है सर, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें जो अपना प्रॉफिट करना है वो मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था? मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव था हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा एग्जांपल था। इस तरीके से क्वेश्चन था। हमें पता है कि हमें 10 टेबल, हमें सोल्यूशन पता है। सोल्यूशन हमारा क्या है कि हमें टेबल कितनी बनानी है? टेबल हमारी 10 होनी चाहिए और हमारी जो चेयर है वो हमारी होनी चाहिए 50। तो इससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। ये हमें सोल्यूशन पता है, पर ये सोल्यूशन डायरेक्टली कैसे निकाला जाए ग्राफिकली मेथड से, ये सीखा था। क्योंकि प्रीवियस क्लास में जो सोल्यूशन निकाला था तो हमने बहुत सारे केसेस देखे थे और मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे करके 50 केस आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। 50 केस मतलब लगेगा 1 दिन पूरा। हाँ, और जल्दी करोगे तो आपके पास 3 से 4 घंटे आराम से, 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। इतना तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करें जब 5 मिनट में हो रहा है तो ग्राफिकल मेथड से। ये था सिचुएशन। अब ये सिचुएशन वर्ड प्रॉब्लम में नहीं था क्योंकि मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया था। वैसे तो मैं इसको वर्ड में लिखता पर वर्ड से नहीं, मैंने अब ये वर्ड फॉर्म में, मान लो कि ये वर्ड फॉर्म में है, अब इसको इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा सोल्यूशन का देखना। पहले हम करेंगे लेट। ठीक है, अब सोल्यूशन कैसे करना है दोस्त? देखो, उस सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। हमें निकालना क्या, बताओ हमें क्या? लेट उसको करते हैं जो हमें निकालना होता है। पहले ही समझो हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कि कितनी टेबल बनाऊं या कितनी टेबल खरीदूं बेचने के लिए, या कितनी चेयर बनाऊं या खरीदूं, ये निकालना। मतलब हमें निकालना नंबर्स ऑफ टेबल, कितनी बनाई या खरीदे बाहर से
जो हम बेचकर प्रॉफिट कमा सके और कितने नंबर ऑफ चेयर हम प्रोड्यूस करें, है ना यही। तो हमें जो निकालना है वो नंबर्स ऑफ टेबल एंड नंबर्स ऑफ चेयर। तो लेट करेंगे उसी को, लेट द नंबर्स ऑफ टेबल बी एक्स एंड the number of chair be y that the dealer produced। या तो बना रहेगा that the dealer produced, या खरीद के लाए बाहर से, तब भी तो कॉस्ट पड़ेगी। तो कितनी नंबर ऑफ टेबल बनाए या कितनी नंबर ऑफ चेयर बनाए, ये तो निकालना है ना, जिससे हमारी प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइजेशन हो जाए। अब जब आप ये निकल जाओगे तो आपके पास अब निकालना पड़ेगा आपको प्रॉफिट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले इक्वेशन होगी कि देखो मुझे बताओ, जो नंबर्स ऑफ टेबल है, ध्यान सुनना दोस्तों, जो नंबर्स ऑफ टेबल है और नंबर्स ऑफ चेयर जो भी हम बनाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगा सकते हैं। ध्यान सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर्स ऑफ चेयर बनाने के लिए अगर मैं दोनों को बनाऊं, दोनों को मिलाकर बनाऊं, कुछ इसको बनाऊं कुछ इसको बनाऊं, तो दोनों को मिलाकर ये इक्वेशन अगर नहीं बनाने आई तो नहीं आएगा समझ में क्वेश्चन। समझ लीजिए, मैं 50,000 रुपए मेरे पास, मैं ज्यादा से ज्यादा 50,000 लगा सकता हूँ मैक्सिमम, इससे ज्यादा 50,000 रुपए नहीं लगा सकता। या तो मैं एक्स पे लगाऊंगा, मतलब नंबर्स ऑफ टेबल बनाऊंगा, या तो मैं चेयर बनाऊंगा। तो दोनों को मिलाकर आप ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। एक होता है कम से कम, एक होता है ज्यादा से ज्यादा। कितना लगा सकते हो, 50,000 या उससे कम लगा सकते हो। तो आपकी पहली इक्वेशन जो बनती है वही बनती है कि भैया एक्स क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टेबल, आप एक्स प्लस वाई, और वाई क्या आपके पास, नंबर ऑफ चेयर। मैथ है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहाँ ऑपरेशन मैनेजमेंट रिसर्च कुछ काम नहीं आएगा, यहाँ मैथ काम आएगी। एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ चेयर प्लस नंबर ऑफ टेबल, एक्स है नंबर ऑफ टेबल, वाई है नंबर ऑफ चेयर। दोनों को मिलाकर आप ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 50,000। और ज्यादा से ज्यादा कितने पीस हो सकते हैं, 60। तो पहले मैं पीस की बात कर लूं, क्योंकि देखो एक्स, मैं आप कितने टेबल बनाऊंगा, मैं 10 टेबल बना रहा हूं और 50 चेयर बना रहा हूं। इससे कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 पीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जोड़कर, ये दोनों क्या है दोस्त, ये है टेबल और ये है चेयर। कितनी भी टेबल बनाओ, कितनी भी चेयर बनाओ, ये आप पे डिपेंड करता है, पर ये दोनों ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते। किससे, 60 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, बराबर हो सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको कौन सा साइन कहते हैं पता है आपको, भाई एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इज नॉट ग्रेटर देन 60। एक्स प्लस वाई इज नॉट ग्रेटर देन 60। इसका मतलब बता देता हूं इंटरप्रिटेशन, एक्स प्लस वाई दोनों को मिलाकर इज इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, ये बराबर हो सकता है, इक्वल टू और लेस देन 60। ये समझो आप पहले, तो बाकी की बात बाद में समझेंगे, पहले ये समझो कि आप कितनी भी टेबल बना लो, एक्स मतलब नंबर्स ऑफ टेबल, कितनी मर्जी टेबल बना लो, कितनी मर्जी चेयर बना लो, दोनों को जोड़कर 60 पीस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, या तो 60 होनी चाहिए या उससे कम। तो जब साइन इधर को एरो जाता है, इसका मतलब ये कम है। एरो की नोक अगर इधर को है, इसका मतलब ये जो साइन है लेस देन है। इसका मतलब है एरो की नोक अगर इधर को होगी, इसका मतलब होगा कि ये वाली जो साइड है, एलएचएस जो साइड है, वो आरएचएस से छोटी होनी चाहिए। इसका साइन होता है इक्वल, इसका साइन क्या होता है, लेस देन, और इसका साइन क्या होता है, इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्स प्लस वाई है वो या तो 60 के इक्वल हो या 60 से कम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि कंडीशन ये कहती है, ये क्या कर रहे हैं हम, अपनी कंडीशन लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन, कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। मतलब क्या मतलब बताया था इसका, सब्जेक्ट टू का मतलब कंडीशन, और ये कंडीशन कांस्टेंट है कि चेंज नहीं हो सकता। मतलब 60 से ज्यादा आप बना ही नहीं सकते, या तो 60 बना लीजिए दोनों को जोड़कर, या 60 से कम। दैट्स द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशन वाइज कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड फॉर्मुलेशन मेथड। यही फॉर्मुलेशन मेथड है। तो जब आप ग्राफिकली मेथड लगाओ या सिंपलेक्स लगाओ, फॉर्मुलेशन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। विदाउट फॉर्मुलेशन लगाए ग्राफिकली सॉल्व नहीं हो सकता है, सिंपलेक्स नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। बहुत आराम से समझाऊंगा, मुझे कुछ नहीं कराना, आज की क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चन कराना है, आप ये सोच लीजिए। तो इसको अच्छे समझ लो, लिखना बिल्कुल एंड में लिखना, पहले समझ लो।
कि x नंबर ऑफ टेबल है, y नंबर ऑफ चेयर है, जितने भी बनाओगे s की वैल्यू जो भी आएगी, y की वैल्यू जो भी आएगी वो 60 या उससे कम होना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू का मतलब अगर एरो इधर आ रहा है तो मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है सर, पहली क्वेश्चन समझ में आई। पहली कंडीशन ये थी कि 60 पीस होने चाहिए, दूसरी कंडीशन ये थी कि 50,000 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं एक्स टेबल बनाता हूं, एक्स टेबल मतलब 10 टेबल बनाता हूं, 5 टेबल बना रहा हूं, 6 टेबल बना रहा हूं, एक्स नंबर्स ऑफ टेबल को बिलोंग करता है, तो हर एक टेबल बनाने में मुझे कितने पैसे लगेंगे? 2500 रुपए लगेंगे, है ना। अगर मैं 10 टेबल बनाता हूं तो मेरे कितने पैसे लग जाएंगे? 25,000 रुपए लग जाएंगे। तो क्या मैं सही है मल्टीप्लाई करना इसको? 2500 मतलब एक टेबल बनाने की कॉस्ट, और एक्स मतलब नंबर्स ऑफ टेबल। अगर एक आएगा इसकी वैल्यू तो मतलब एक टेबल बना रहे हो तो 2500 लगेंगे। अगर 2 आया इसकी वैल्यू, इसका मतलब है नंबर ऑफ टेबल आप 2 बना रहे हो तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 5000 लग जाएंगे। अगर आप 10 आ रही है इसकी वैल्यू, उसका मतलब क्या है? नंबर्स ऑफ टेबल कितने बना रहे हो? 10, और एक टेबल बनाने के 2500 तो 10 टेबल बनाने के 25,000 रुपए। क्या समझ में आया? 2500 इंटू एक्स क्यू करा, ठीक, प्लस आप कितनी टेबल बना रहे हो उसकी कॉस्ट 2500 आएगी, प्लस 500 इंटू वाई। ये क्यों करा मैंने? कि आप अगर 10 चेयर बनाते हो तो 5,000 रुपए लगेंगे, 20 चेयर बनाओगे तो आपके पास 10,000 लगेंगे, 30 चेयर बनाओगे तो 15,000 लगेंगे, 40 चेयर बनाओगे तो 20,000 लगेंगे, 50 चेयर बनाओगे तो 25,000 लगेंगे। पर जितना भी आप दोनों बनाओगे इन दोनों की कॉस्ट आएगी, ये मतलब दोनों का कॉस्ट, मतलब आपने 10 चेयर बनाई, देखो आपने मान लो कि इन केस आपने 10 टेबल बनाई और 50 चेयर बना दी, तो 10 टेबल कितने की पड़ी? 2500 की। 50 चेयर कितने की पड़ी? 500 की। तो सॉरी 50 चेयर कितने की पड़ी? 25,000 रुपए की, और 10 चेयर कितने की पड़ी? 25,000 रुपए की। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 50,000। तो कंडीशन क्या थी? मैं ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ? 50,000, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद यह कॉस्ट, ये आ जाएगी कॉस्ट किसकी? दिस इज द कॉस्ट ऑफ टेबल, कॉस्ट ऑफ टेबल। और अब कॉस्ट ऑफ टेबल क्या आएगी? वो डिपेंड करता है कितनी टेबल मेंटेन बना रहे हो। ये क्या है दोस्त? कॉस्ट ऑफ चेयर। और ये कॉस्ट डिपेंड करते कितनी चेयर वाई की वैल्यू पे। वाई मतलब जितना वाई ज्यादा होगा, जितनी चेयर बढ़ेगी उतना कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर जितना भी आप बनाओगे ना, आप जो टोटल कॉस्ट है दोनों को बनाने की वो 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो 50,000 है, मैं ज्यादा से ज्यादा तो 50,000 खर्च कर सकता हूं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कम होना चाहिए किससे? 50,000 से, या इक्वल हो जाए चलेगा। समझ में आ गया? तो मतलब सेम प्रोसीजर, लेस देन और इक्वल टू कितना, बस वो लिख देना यहाँ पर, ये एक्स की एक्स प्लस वाई की जगह पर ये आ जाएगा और 60 की जगह 50,000 आ जाएगा। इधर दो कंडीशन है, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। दो कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते ही अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूरा करना है ना, यही तो मैथ मतलब होता है। पहला कि नंबर्स ऑफ टेबल एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है? नंबर्स ऑफ टेबल, एंड वाई क्या है? नंबर्स ऑफ चेयर। दोनों टेबल और चेयर मिलाकर 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 60 हो या उससे कम हो, तो यह है लेस देन इक्वल टू। और जो भी आप नंबर्स ऑफ टेबल बनाओगे या खरीदोगे, नंबर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो भी होगी, वाई की वैल्यू जो भी होगी, दोनों की जो कॉस्ट होगी वो 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकता हूँ? सिर्फ 50,000, या तो 50,000 हो जाए इक्वल टू, या 50,000 से कम लगाओ, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है या नहीं है? क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ गया ढंग से? ठीक। तो यहां पर ये था सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, दो इक्वेशन बनाई व्हाट प्रॉब्लम से। समझ में आया कैसे बनते हैं प्रॉब्लम? ठीक। अब मैं निकालूंगा मेरा ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा दोस्त? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइजेशन करना। और मैंने मैक्सिमाइजेशन को आज के बाद जेड से डिनोट करूंगा। जेड का वर्ड मतलब क्या हो गया? मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट का। ठीक है, जेड का मतलब है मैक्सिमाइजेशन। क्या करना है? मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्या है दोस्तों? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यही तो है ऑब्जेक्टिव, कि मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूं। अच्छा मुझे बताओ, मेरे को प्रॉफिट क्या क्या दे रखे हैं? मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं कि सर आपके पास, आप ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए कमा सकते हो अगर एक्स टेबल बेचोगे तो, और वाई टेबल बेचोगे तो 2500 कमा सकते हो, 75 रुपए कमा सकते हो। तो मैंने कहा एक्स मेरी मतलब है नंबर्स ऑफ टेबल, मतलब जितनी टेबल बेचूंगा और हर टेबल में कितना कमाऊंगा मैं? 250 रुपए, प्लस फिर टेबल बेचूंगा तो चेयर भी बेचूंगा, तो एक्स वाई चेयर बेची, वाई मतलब नंबर्स ऑफ चेयर कितनी बेच रहे हो, और मल्टीप्लाई पर 75, हर एक चेयर बेचने 75 रुपए प्रॉफिट होगा। तो जेड की जो वैल्यू है वो क्या आई? 250x। इसका मतलब है
कि अगर आप नंबर्स ऑफ एक्स का मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ टेबल, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो मुझे पहले से पता है, आंसर मेरा 10 आएगा, एक्स मेरा कितना आएगा 10 आएगा, 10 टेबल होंगे तो 25,000 रुपए आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, प्लस वाई क्या है 75 वाई, वाई का मतलब क्या होगा दोस्त, वाई का मतलब ये हुआ कि नंबर्स ऑफ चेयर, वो जो आप निकालोगे ना वाई की वैल्यू, उसको 75 से मल्टीप्लाई करोगे, आपने आपकी वाई की वैल्यू 50 आई, तो मतलब आप 50 चेयर बनाओगे और बनाओगे, हर एक चेयर बेचने में 75 रुपए कमाओगे, तो ये आ गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की इक्वेशन, समझ में आ गया, और उसको जेड से नोट कराया जाएगा। ठीक, क्या समझ में आया, इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई। और एक लास्ट बात, हमारी हमेशा दो इक्वेशन हर क्वेश्चन में, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, और दो इक्वेशन ऐसी है जो हर क्वेश्चन में होगी, हर क्वेश्चन में होगी, दो इक्वेशन ऐसी होती है, दो इक्वेशन ऐसी होती है जो हर क्वेश्चन में होगी। क्या, आप मुझे बताओ, क्या जो मेरी x की वैल्यू है, तीसरी इक्वेशन है ये, और ये हर क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेगी आंख बंद करके, इसका लॉजिक बताऊंगा मैं आपको क्यों करनी है हर इक्वेशन। जो मेरा x है, x क्या है मेरा, नंबर्स ऑफ टेबल, x जो है मेरा नंबर्स ऑफ टेबल है। बताओ जो x है वो हमेशा 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, या इक्वल हो सकता है ना। क्या ऐसा होगा कि नंबर्स ऑफ टेबल माइनस में चले जाए, मैं माइनस टेबल बना रहा हूं, ऐसा होगा क्या, यही तो होगा, या तो आप टेबल 0 बनाओगे या 0 से ज्यादा बनाओगे। तो x की वैल्यू जो आएगी, x क्या है, नंबर्स ऑफ टेबल, x क्या दोस्तों, नंबर्स ऑफ टेबल कितनी बना रहे हो, तो क्या निकलता है आपको कि क्या नंबर्स ऑफ टेबल कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, ये तो आपको पता है ना कि जो x मेरे नंबर्स ऑफ टेबल है, या तो वो 0 होगा, 0 मतलब या तो आप टेबल बनाओगे ही नहीं, या आप 0 से 1 2 3 4 कुछ टेबल बनाओगे। तो ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन क्या कहती है कि टेबल या तो 0 बनाओगे या उससे ज्यादा। क्या कभी नेगेटिव हो सकता है टेबल, नहीं हो सकता दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना, s की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है ये कि x बड़ा है, ये 0 छोटा होना चाहिए, s की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी या इसके बराबर हो सकती है। हो सकता है कि वो टेबल ना बनाए, सारा पैसा चेयर पे लगा दे, जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन भी तो हो सकता है। सेम एटीट्यूड मुझे बताओ, क्या मैं चेयर जो बनाऊंगा वो कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो चेयर की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा होगी, या हो सकता है अब चेयर कुछ भी ना बनाओ। तो y जो मेरा टेबल है, y किसको डिनोट करता है, नंबर्स ऑफ टेबल को, सॉरी नंबर्स ऑफ चेयर को। तो y किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ चेयर को, जो कि मेरा हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा होगा। चेयर ऐसा तो नहीं होगा कि नेगेटिव माइनस नेगेटिव चेयर बनाई, ऐसा नहीं होगा, या तो कुछ भी बनाओगे या कुछ बनाओगे। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, अच्छा ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन रहेगी, ये हमेशा हर क्वेश्चन में रहेगी। सोचो, मैं कुछ ना कुछ तो कुछ बनाऊंगा, अभी मैं टेबल बना रहा हूँ, चेयर बना रहा हूँ, कल को सोफा बनाऊं, फर्नीचर बनाऊं, कुछ तो बनाऊंगा। जब मैं कुछ बनाऊंगा तो नंबर्स ऑफ एक्स और नंबर्स ऑफ वाई जो होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो हर क्वेश्चन में आपको दिखाई देगी, आंख बंद करके डाल देना है, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाएंगे, या तो नहीं बनाएंगे या बनाएंगे, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कभी भी आपको बोले कि x 0 या 0 से बड़ा है, y 0 या 0 से बड़ा है, तो समझ लेना इसका लॉजिक बिहाइंड क्या है, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो हमारे पास 4 इक्वेशन है, उन इक्वेशन को कहते हैं सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, और हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया फॉर्मुलेशन मेथड। अभी तक मैंने आपको जो भी कराया दोस्तों, वो हमारा होता है फॉर्मुलेशन मेथड। अब हमारा जो भी होता है वो क्या होता है दोस्तों, फॉर्मुलेशन मेथड था ये, कि मैंने आपको फॉर्मुलेशन मेथड सिखाया। अभी तक जो भी कराया मैंने, क्या था वो, फॉर्मुलेशन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी वर्ड प्रॉब्लम को, कि इसको कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन फॉर्मेट में, कन्वर्टिंग द वर्ड प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन फॉर्मेट, दैट्स कॉल्ड फॉर्मुलेशन मेथड। हो गया कंप्लीट। और अब यहां से चालू हुआ ग्राफिकली, क्योंकि मैंने जब पिछली क्लास में बताया था, जब मेथड लिखवाए थे, तो मैंने कहा था कि देखो, मैंने ये कहा था आपसे पास कि आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मुलेशन मेथड, इफ यू वांट एग्जैक्ट सोल्यूशन, देन वी हैव टू अप्लाई सोल्यूशन मेथड। फॉर्मुलेशन मेथड अप्लाई करने के बाद अगर आप एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहते हो कि कितनी टेबल बनाऊं या कितनी चेयर बनाऊं, तब जाकर सोल्यूशन मेथड लगाना, ठीक है। तो कभी कभी हमारे को पेपर के पता है क्या बोलता है, कहता है वर्ड प्रॉब्लम को सिर्फ फॉर्मुलेशन मेथड कर दो, बस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस कभी कभी कहता है इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, बाकी करने की जरूरत नहीं है।
और कभी कभी कहता है कि भाई एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए, तो फिर बताएगा ग्राफिकल से करो या सिंप्लेक्स से करो। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। तो फॉर्मुलेशन मेथड कंप्लीट हुआ, इतना सा था बस, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इक्वेशन फॉर्मेट में करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं और स्टार्ट करता हूं ग्राफिकली मेथड। अब ग्राफिकली मेथड के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को नाम देना होगा। तो हमारे पास 4 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू 60, ऐसी 2500x प्लस 500y, 2500x प्लस 500y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 50,000, क्योंकि 50,000 से ज्यादा पैसा। दो कंडीशन थी। फिर तीसरी कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से चालू हो जाएगी मैथ, यहां से चालू हो जाएगी मैथ। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा मैथ। अब इनको लगाने के लिए करना पड़ता है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं इनको, लीनियर इनइक्वालिटीज। इनको क्या कहते हैं? पहले इनका नाम देता हूं मैं। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथ। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। बड़ा मजा आता है मैथ पढ़ने में दोस्तों। इक्वेशन नंबर 3। इसको नहीं आता अब मजा आएगा देखना। इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हम जितनी मैथ को सिंपल करेंगे ना आपको उतना अच्छा लगेगा। इन इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज। इन इक्वेशन को क्या कहा जाता था? लीनियर इनइक्वालिटीज। 11th क्लास में पढ़ा था अपने चैप्टर मैथ का, लीनियर इनइक्वालिटीज। ऐसी इक्वेशन होती है लीनियर, और इनइक्वालिटीज का मतलब हो गया इनइक्वल, अनइक्वल। इन इक्वेशन को क्या नाम दिया जाता है? लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर का मतलब क्या होता है और इनइक्वालिटीज का मतलब होता है? इनइक्वालिटीज का मतलब वो इक्वेशन जो इक्वल नहीं है, वो इक्वेशन जो इक्वल और ग्रेटर देन फॉर्म में होती है, ग्रेटर देन लेस देन फॉर्म में होती है, वो इक्वेशन जो ग्रेटर लेस प्लस ग्रेटर लेस होगी या फिर प्लस के साथ इक्वल फॉर्म में हो, दैट इक्वेशन इज नोन एज इनइक्वालिटीज। देखो s की वैल्यू y की वैल्यू बड़ी है, छोटी है, दिख रहा है, पर इक्वल भी है, तो ग्रेटर लेस होगा और इक्वल दोनों जब होगा तब इसको इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। लीनियर का मतलब क्या होता है पता है आपको? बहुत सिंपल है। तो लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे x, जैसे x क्या है हमारा? x के ऊपर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा x हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता। क्या कहता दोस्त? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्स और वाई क्या होते हैं? मैथ में एक्स और वाई को कहते हैं वेरिएबल। वेरी मत करते हैं, वेरिएबल मतलब वेरी करेंगे। कभी टेबल 10 होगा, कभी 15 होगा, कभी 20 होगा, ऐसा हो जाएगा। एक्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? जहां पर सिर्फ इस जिस इक्वेशन में, जिस लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पावर नहीं होती, जिस इक्वेशन में पावर 1 होती है, जिस इक्वेशन के वेरिएबल्स में पावर 1 होती है, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और जिस इक्वेशन के पावर, ऐसी इक्वेशन किसे कहते हैं? एक्स, जहां पर एक वेरिएबल होता है या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन। और उन वेरिएबल में अगर पावर 1 होगी तो दैट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक, एक वेरिएबल होगा तो इक्वेशन, या एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो इक्वेशन। इक्वेशन मतलब जहां पर एक भी वेरिएबल आ गया, मतलब एक्स वाई अल्फाबेट, वेरिएबल्स को अल्फाबेट से ट्रीट करते हैं। एक्स वाई अगर एक भी आ गया तो उसको इक्वेशन कहते हैं। और कोई इक्वेशन लीनियर तब होती है जब उन एक्स और वाई वेरिएबल्स में एक ही पावर होती है। जब स्क्वायर लग जाता है ना, स्क्वायर, तो दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी क्यूबिक होती है ना, ऐसी बहुत सारी आगे होती है, 4 वाली भी होती है ना। तो ये तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 1। तो कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कितने? एक्स है या वाई भी है? सर एक्स ही है, तो एक्स। ऐसी मुझे बताओ वाई की पावर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इधर वाई की वैल्यू 1 है, ये हो गया वाई मतलब इक्वेशन। 1 की पावर है तो लीनियर, और क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स और वाई दो नहीं है, तो 1 वेरिएबल। अगर मैं कहूं एक्स प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 नहीं, इन 2 वेरिएबल। अब आपके पास वेरिएबल कितने हैं? 2 है। आपके पास वेरिएबल कितने हैं? 2 है। तो एक्स और वाई आपके पास 2 है, और दोनों की पावर क्योंकि 1 है इसलिए इसको बोला लीनियर इक्वेशन।
इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो और उस वेरिएबल में अगर पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन, और अगर 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हमें इस चैप्टर में पढ़ा जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और वो लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर मतलब समझ में आया, वो लीनियर जो इक्वेशन बनेगी जहां पर ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्वल भी होगा, साथ में ग्रेटर देन और लेस देन भी होगा, दैट्स कॉल्ड इनइक्वालिटीज। और ऐसी इक्वेशन को इनइक्वालिटीज कहते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, इनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? सारा मैथ का बेस से उठाकर दे रहा हूं आपको कि एक एक चीज आपको पता चले कि भैया देखो, जिसको मैथ नहीं आती, मुझे पता है बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मैथ कमजोर होती है और जिनकी मैथ बहुत अच्छी भी होती है, तो मैंने सभी बता दी, सभी एक चीजें बता दी कि भाई ये इसका मतलब क्या होता है, सबका मतलब क्या होता है, कि बाद में आपको पता ना चले, बाद में आपको ये ना लगे कि यार ये तो पता है नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, सभी चीज बता दी। अगर अभी भी कोई चीज नहीं आ रही मैथ की रिलेटेड, कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो आप मुझे मैसेज कर दो भाई इमीडिएटली, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो यह समझ में आ गया। तो ये हमें बोलते हैं इसको, इस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जहां पर इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन होता है, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। ग्रेटर देन का साइन हो गया या लेस देन का साइन हुआ, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन हुआ। और जिस इक्वेशन में इक्वल टू ही होता है, बस इक्वल टू छोड़कर क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, जो भी होगा मतलब ये होगा। ये होती है लीनियर इक्वालिटी। और जिसमें सिर्फ इक्वल टू होता है वो क्या होता है, इक्वलिटीज होता है। लीनियर इक्वालिटी मतलब दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है। ठीक है, हम लीनियर इक्वालिटी पढ़ते हैं। ठीक, क्लियर हो गया सर? ज्यादा मैथ में नहीं घुसूंगा और आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कैसा करा जाए? पहले तो आपको क्या करना है, इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। यहां से चालू हुआ आपका सोल्यूशन, यहां से नहीं, वैसे सोल्यूशन ऊपर से चालू हुआ है। इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद एक इक्वेशन लेनी है, टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1। हमने पहली इक्वेशन ली, और पहली इक्वेशन क्या हमारी, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, ये हमारी इक्वेशन। और हम दो इक्वेशन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम इक्वल टू होता है साइन बीच में, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब सर कैसे सॉल्व करा जाए? तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 60 कर देते हैं, और ये साइन है वो हटा देते हैं। और इन साइन का जो बेनिफिट होता है, इन साइन का जो मतलब होता है, हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हटाकर इसको इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि हम इक्वेशन सॉल्व कर पाए, क्योंकि ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं की जाती, इसको करते हैं। और इसको करने का पर्पस यह है ऑपरेशन मैनेजमेंट में कि देखो, हम हमेशा अपने, अगर हमने कम बनाया, सोचो इसका मतलब क्या है, x और y की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू, मतलब दोनों को x प्लस y की वैल्यू 60 और उससे कम हो सकती है, और उससे कम हो सकती है, 60 और उससे कम हो सकती है। और हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं कम नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। क्या कहते हैं हम? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। सबका रीजन होता है दोस्तों, कोई ऐसी चीज नहीं इसका रीजन नहीं है। अब मैंने इसको इक्वल करा तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। रीजन ये है कि हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, मतलब हमें ये नहीं करना कि x और y की जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ चेयर 60 से कम बनाए, हम चाहते हैं इक्वल टू 60 बने, क्योंकि हमारा फिर ऑप्टिमम, तभी तो सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो कि x और y, मैंने 10 चेयर बनाई और 10 टेबल बनाई और 40 चेयर बना दी, तो 10 और 40 मिला के कितना हो गए, 10 और 50, सॉरी, मैंने 10 टेबल बनाई, x की वैल्यू मेरी 10 है और y की वैल्यू मेरी 40 है, तो दोनों को मिलाकर होगा 50, जो कि 60 से कम है। अगर मैंने ऐसा करा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करा, तो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक अप्लाई नहीं होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग तभी अप्लाई हो सकती है जब आप ये फॉर्मेट अपनाओगे। क्यों? कि x और y हमेशा बराबर हो 60 के, तभी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और तभी टेक्निक का मजा आएगा। समझने की कोशिश करें भैया, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझते, कोशिश करते हैं कि मैंने ये वाले पार्ट को इक्वल टू क्यों करा, रीजन क्या है, ये क्यों करा मैंने ऐसा, क्यों मैंने ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन का साइन हटाया है, क्यों मैंने लेस देन का साइन हटाया है। मैं लेस देन का साइन इसलिए हटाया है क्योंकि मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहता हूं। ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहता हूं का मतलब कि मैं हमेशा ये चाहूंगा कि x और y, नंबर्स ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर दोनों मिलाकर 60 के बराबर आए। अगर ये 60 से कम आया तो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी 100% यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं हमेशा ये चाहूंगा कि x और y की वैल्यू एग्जैक्ट 60 आ जाए, इसलिए मैंने ऊपर का साइन हटा दिया। अगर मैं इसको लेके सॉल्व करता तो हो सकता था कि इससे कम भी आ जाए, हो सकता था तो इससे कम भी आ जाए। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को इक्वल टू 60 रख के सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, इसको इसलिए सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई लिख देता हूं इज इक्वल टू 60 लेकर इसलिए सॉल्व करते हैं
करते हैं कि 100% यूटिलाइजेशन हो जाए, 100% यूटिलाइजेशन हो जाए। किसका? स्टोर का, क्योंकि 60 स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 60 है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं 60 से एक भी कम बनाऊं टेबल या चेयर में से। मेरे साथ टेबल और चेयर का जो जितनी बना रहे हो वो 60 आ जाए बस, जिससे मेरा 100% यूटिलाइज हो पाए। तो समझ में आया क्यों मैंने यहां पर लेस देन का साइन हटाकर इक्वल टू रखा? सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि मैं 100% यूटिलाइज करना चाहता हूं, 60 के 60 पीस बनाना चाहता हूं, तभी मेरी स्टोरेज कैपेसिटी ऑप्टिमम यूटिलाइज होगी। तो ऑप्टिमम कहां हुआ? अगर आपने 50 पीस बनाए हैं तो ऑप्टिमम कहां हुआ? ठीक है, क्लियर हो? तो जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करोगे आप हमेशा इसको इक्वल टू में सॉल्व करोगे। क्यों करोगे? लॉजिक क्लियर? क्योंकि 100% यूटिलाइज करना चाहते हो। सॉल्व कैसे करा जाएगा ध्यान देना। इक्वेशन क्या है? देखो भाई, ध्यान दे रहे हो, इधर इधर देखो, इधर देखिए सॉल्व कैसे होगा। ये आपकी इक्वेशन हो, यहां से पहले इक्वल टू रखना है, साइन हटाना है यहां से, है क्या? लेस देन ग्रेटर देन का साइन हटा के इक्वल टू रखना है। लॉजिक क्लियर हो गया? क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं। अब क्या करना है आपको ना याली साइड को 1 बनाना है। 1 क्या करना है आपको? याली 60 को 1 बनाना है। ठीक है, आपका पर्पस क्या होगा सॉल्व करने का? देखो बहुत सारे तरीके होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, जो मैं तरीका बता रहा हूं ये सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे इजी है। हो सकता है कि आपके जो दोस्त है जिन्होंने कहीं और से कोचिंग ली होगी या कहीं से और से पढ़ा होगा, उनका डिफरेंट मेथड होगा सॉल्व करने का, पर मैं यहां पर पूरी मैथ लगा रहा हूं। और जब मैं पूरी मैथ लगा रहा हूं तो मैथ में ऐसे मेथड्स होते हैं जो शॉर्टेस्ट चीजों को आसान करता है। इसलिए मैं सबसे ऐसा मेथड यहां पर अप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन को सॉल्व करने में जो आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा। बस आपको कुछ नहीं करना। आपको ये कौन सी साइड होती है? ये हमारी साइड होगी LHS, राइट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड होगी? RHS, लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या करना है? हमें राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड करो, राइट हैंड साइड को 1 बनाना है। राइट हैंड साइड को क्या बनाना है? 1। और अगर हमें राइट हैंड साइड को 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 को हटाने के लिए यहां को डिवाइड करना पड़ेगा। 60 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं? 60 को डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं यहां पर सिर्फ 60 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन गलत होगी, क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर आप LHS में डिवाइड कर रहे हो तो आपको RHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा रूल इसलिए है कि जब आप बोथ साइड डिवाइड करते हो तो अगर उनको बोथ साइड डिवाइड कर रहे हो तो नलीफाई इफेक्ट होता है। मतलब समझाता हूं, समझ में आया? तो सॉल्व करने का मेथड बड़ा सिंपल सा है कि आपको यहां से इसको 1 बनाना है, RHS को आपको 1 बनाना है, ये आपका मोटिव है। 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा? इसको 60 से डिवाइड कर दो, सिंपल है भाई। आप किसको 1 बनाते हो? इसको 60 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो आप एक साइड डिवाइड नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नलीफाई करना है इफेक्ट को। तो मैं क्या कहूंगा? बोथ साइड डिवाइडेड बाय 60। 60 को दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो जब मैं 60 को दोनों साइड डिवाइड करूंगा तो x प्लस वाई एक बार 60 हो जाएगा, डिवाइड कर दिया, और 60 डिवाइड बाय 60। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हुआ कि अगर मैं 60 से 60 भी काट दूं तो वापसी मेरा वही आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड नलीफाई इफेक्ट। ऐसा ट्रीटमेंट करो, उसको करने से, अगर उसको नहीं करते, अगर वो ट्रीटमेंट करा और उसको नहीं करते तो वापसी वही आ जाए। ठीक है, उसको काटने के बाद वही आता है, इसको बोलते हैं नलीफाई इफेक्ट। इसलिए बहुत साइड डिवाइड करते हैं कभी भी। तो अगर कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो दोनों साइड मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि अगर उसको जब हमने डिवाइड करा, अगर हमें वापसी वो फॉर्म में लिया तो इजीली काट के वापसी वो फॉर्म में आ पाए। कर दिया डिवाइड, और जैसे आपने कर दिया तो आपका यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। बस यही चाहता था मैं, 1 बनाना। और जब आपका 1 हो गया तो एक बार क्या करते हैं? x को एक बार 60 के नीचे, 60 को एक बार s के नीचे भेज सकते हैं, और 60 को एक बार y के नीचे भेज सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसका लॉजिक भी है। देखो मुझे बताओ कि 2/5 प्लस 3/5 का एलसीएम निकालना आता आपको? हाँ सर, बड़ा सिंपल है। 5 और 5 का एलसीएम हो गया 5, और मैंने कहा 5 5 बन जा 5, ये 5 को से डिवाइड करूंगा, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब मैं इससे ये नहीं बना सकता था क्या? मैं यही तो कह रहा हूं मैं कि 5 को एक बार 2 के नीचे भेज दो, 5 को एक बार 3 के नीचे। अरे एलसीएम पहले ऐसे था, ऐसे से मैंने एलसीएम में कन्वर्ट करा, अब मैं वापसी भी तो कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यही तो कहा मैंने कि एक्स को एक बार 60 के नीचे भेज दो और वाई को एक बार 60 के नीचे भेज दो, है ना? अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? यही तो आएगा। तो क्या जब मैं एलसी इससे ये कर सकता हूं, उससे वापसी ये नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं। और ये क्या कर दिया? 1 कर दिया। ये समझ में आ गया? कितना सिंपल तरीका है। पहले आप RHS को डिवाइड कर दो 60 से, और उसको दोनों साइड करना पड़ेगा। फिर एक बार नीचे वाले को एक बार s के पास भेजो, एक बार उसके पास भेजो। क्यों करा ऐसा? क्योंकि एलसीएम निकाला, ये एलसीएम फॉर्मेट में है। अगर हम एलसीएम ना निकालते वैसा होता तो उसको वैसे कर, इसको हम ये कर सकते हैं तो इसको वापसी ये भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है, इतना करा। इतना करने के बाद फिर आप चेक करना क्या x के पास कोई कांस्टेंट तो नहीं है। अगर x के आगे कोई कांस्टेंट है उसको हटाना है, क्योंकि x यहां पर
फ्री होना चाहिए, एक्स और वाई यहाँ पर फ्री होने चाहिए। अभी एक्स और वाई यहाँ पर फ्री है, मतलब अगर ये होता ना 2x तो ये 2 को हटाना पड़ता मुझे, ये होता ना 3y तो 3 को हटाना पड़ता है मुझे, x और y यहाँ पर फ्री रखना है। और जब आपका x और y यहाँ पर फ्री हो जाए, मतलब जब आपका x के आगे कुछ ना हो और y के आगे कुछ ना होती, ध्यान सुना, जब आपके x के आगे कुछ नहीं है और y के आगे कुछ नहीं है, जो x के नीचे वैल्यू होगी, जो y के नीचे वैल्यू होगी, वही उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो मैंने कहा हेयर, और कब बनेगी, जब x के आगे कुछ ना हो और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू नीचे हो। तो x के आगे कुछ नहीं है तो x के नीचे वाली जो वैल्यू होगी वह x की वैल्यू मान ली जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। कितना सिंपल है, x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल दी हमने डायरेक्ट। दो तरीका है, दो तरीका मतलब दो इसकी कंडीशन है। पहली कि यहां पर RHS में 1 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि x के आगे और y के आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसके नीचे जो होगा फिर उसकी x की वैल्यू मान ली जाएगी। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, ऐसे जो आएगी, तभी ये एक्चुअल फॉर्मेट बनेगा, x अगर a है प्लस y अगर b है इज इक्वल टू 1। और ये वाला जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x a बन जाएगा और y b बन जाएगा। तो हमें कोई भी इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना है, और जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे ले आएंगे तो x की जो नीचे वैल्यू होगी वो x की वैल्यू मानी जाएगी, और y के जो नीचे होगी वो y की वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर है या नहीं है? क्लियर, अच्छा समझ में आया? तो इसका इंडिकेशन ये है कि अगर आप x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू 60, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब समझ लो, x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू 60 नहीं होता। वो पेयर नहीं करते कि भाई x और y का ऐसा पेयर नहीं बनाते थे कि x हो गया 60 और y हो गया 60, ऐसे नहीं होती, ये नहीं है इसका। इसका मतलब है कि अगर x 60 है, इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू 0 है, और इसका मतलब है कि अगर y की वैल्यू 60 है तो x 0 है। ये है इसका मतलब। बच्चे इंटरप्रेटेड गलत कर जाते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 60 नहीं है। सोचो ना, x 60 और y 60 कैसे हो सकता है भाई? x 60 और y 60 कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी स्टोरी कभी तो 60 की है, तो मैं जा सकता कितना बना सकता हूँ 60। तो यहाँ तो अगर x भी 60 कर दोगे, y कह रहे हो, इसको x और y 60 लेने का मतलब क्या है आपका पता है? x की 60 कह रहे हो और y भी 60 कहने का मतलब आपका पता है क्या है? यह है कि x को माना था नंबर ऑफ टेबल आप 60 बनाओ और चेयर भी आप 60 बनाओ, तो 120 बनाएंगे क्या? नहीं। इनका इंटरप्रिटेशन समझ लो, x का मतलब x 60 होने का मतलब है कि y 0 है, और y 60 होने का मतलब है कि x 0 है, तभी तो आएगा कि x क्या। इसका मतलब है कि x 60 है और y 0, तो आप चेयर मत बनाओ, सिर्फ टेबल बनाओ 60। इसका मतलब है कि आप चेयर बनाओ, टेबल बनाओ। समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरप्रिटेट गलत कर जाते हैं। x 60 और y 60, इसका मान लेते हैं कि x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 60 है। ना 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 ना, x की वैल्यू 60 जब होगी तो y 0 होगा, और y की वैल्यू जब 60 होगी तो x 0 होगा, तब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक, तो ये इक्वेशन मेरे को मिल गई, x की 60 और y की 60। ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको सारा, ये छोड़ना मत। देखो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, ग्राफ बचपन वाला ग्राफ नहीं बनाते थे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू प्लॉट करते थे ग्राफ के अंदर, वैसे ही बनाना है। पर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इधर इस इक्वेशन से, इस फॉर्मेट से क्या होता है, एक्स की वैल्यू ए होती है तो वाई की वैल्यू 0 मानी जाती है, और वाई की वैल्यू अगर बी होती है तो एक्स की वैल्यू 0 मानी जाती है। ये होता है इस इक्वेशन से। क्लियर है? अब लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन सॉल्व करी, पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है, उसके बाद टाइम लगेगा, देखना। इक्वेशन नंबर, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी? 2500x प्लस 500y और ग्रेटर देन नहीं, स्मॉलर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 50 है, क्योंकि मैं 50,000 से ज्यादा का ज्यादा अमाउंट खर्च नहीं कर सकता, मैक्सिमम 50,000 कर सकता हूँ, या तो उससे कम करूं। तो मैं क्या चाहूंगा उससे कम करना? क्या मैं चाहूंगा कि मैं 50,000 से कम इन्वेस्ट करूं? मैं तो अपना 100% इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज करना चाहूंगा ना, तो इसको क्या करूं, 1000 दो लेस देन का साइन। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी जो 2500x है और 500x मिलाकर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 से कम हो, हमेशा 50,000 हो, तभी मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा। तो इस करने से क्या होगा, इस करने से सिर्फ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है। लेस देन हटाने का पर्पस सिर्फ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। हम चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि 50,000 से कम इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज हो, हम हमेशा चाहेंगे 50,000 से ज्यादा यूटिलाइज हो। और क्या बताया था बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो आपको राइट हैंड साइड में 1 बनाना है। जब 1 बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 50,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो, डिवाइडेड बाय 50,000 बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 50,000 बोथ साइड। पहले आप ये सोचो कि आपको राइट हैंड साइड में 1 बनाना है, तो जब आपने 50,000 को डिवाइड करा तो आपने कहा भाई 250x, अब डायरेक्ट कर दो 50,000 ऐसे, एक हमारा स्टेप कम हो जाएगा ना। अगर मैं पहले करता हूं 500x
पहले मैं ही करूंगा, देखो सोचो आप खुद ही, पहले मैं इन दोनों को जोड़कर अपॉन में 50,000 करूंगा, फिर इधर से भेजूंगा, तो क्या फायदा, डायरेक्ट ही कर दो, बात तो एक ही है। और 50,000 डिवाइड बाई 50,000, ये हो जाएगा 1। ये आया दोस्तों, तो अलग अलग कर दिया, एक मिनट, यहाँ पर ना 2500 आएगा, ठीक है, ये आया 2500 है ना। तो मैंने क्या करा, 50,000 को दोनों साइड डिवाइड कर दिया। जब दोनों साइड डिवाइड करा तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, कि 50,000 एक बार इसके बाद भेज दो, 50,000 एक बार इसके बाद। पहले मैं क्या करता, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 50,000 करता, मैंने क्या करा, पहले ही अलग कर दिया, बाद में अलग करता, इस स्टेप बच जाएगा हमारा। अब मैंने इसको डिवाइड करा, तो इस ये क्या है, 2500 एक्स अपॉन में 50,000 प्लस 500 वाई अपॉन में 50,000। और यहां देखने लायक चीज है कि मैंने आपको कहा था मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू 1, ये है। तो एक्स के आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक्स के आगे कोई कांस्टेंट है उसको हटाओ, हटाने के लिए करना पड़ेगा, जो एक्स के आगे जितना कांस्टेंट है उसको डिवाइड में ले आते हैं, सिंपल। एक्स के आगे जो कांस्टेंट है उसको कहां ले आते हैं, डिवाइड में। अरे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट होकर नीचे भेज दो। जब नीचे भेज देंगे तो आपका जो ऐसा आएगा, एक्स इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 2500 प्लस y इज इक्वल टू सेम एज y के आगे भी कोई कांस्टेंट है, y हमेशा खाली होना चाहिए, तभी उसके नीचे वाली वैल्यू उसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो y की जो आगे वैल्यू है 500, उसको उठा के नीचे भेज देंगे, तो 50,000 डिवाइड बाई 500। समझ में आया कि अगर x के आगे और y के आगे कोई वैल्यू है उसको उठा के उसके डिनोमिनेटर के नीचे भेजेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 2500 x अपॉन में 50,000 है ना, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 2500 x इजिकल टू, इसको जब हम घुमाते हैं रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 ऊपर आ जाता है, 50,000 नीचे आ जाता है, होता नहीं होता, होता है। इसके बाद ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2500 को उठाकर नीचे भेजना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक्स अपॉन डिवाइड बाई 50,000। एक मिनट, ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा बीच में, रेसिप्रोकल करने में मल्टीप्लाई नहीं आता, हाँ देखो ये आपके पास था, मैंने कहा ये 2500 उठा के नीचे कैसे, बेसिक मैथ है पर समझा रहा हूँ। 2500 एक्स अपॉन 50,000 है, मैंने कहा इसको उठाकर एकदम नीचे ले आओ 50,000। बच्चा क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछ सकता है कि भाई क्यों आया, तो रीजन बता रहा हूँ। देखो 2500 एक्स, इसकी जब 50,000 के नीचे कुछ नहीं होता हम उसको लगाते हैं 1, और जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, 1 अपॉन 50,000 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इजिकल टू क्या आ गया, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये वाला फॉर्मूला 2500 एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 50,000। अच्छा 1 अपॉन 50,000 में तो काट सकता हूँ, इससे ये कट गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 20 आया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में 20 आ गया। और ये 20 कैसे निकालता दोस्त, ये 20 कैसे निकालता, ये ऐसे भी तो निकाल सकता था, या तो ऐसे सॉल्व कर लो रेसिप्रोकल करके, या ऐसे भी हो सकता है एक्स अपॉन में 50,000 डिवाइड बाई 2500 कर देता भाई सीधा। तो 50,000 डिवाइड बाई 2500 तो करा मैंने, देखा नहीं, 50,000 को क्या करा, 2500 से काट दिया, 20 आया आंसर नीचे, डिनोमिनेटर है तो एक्स, ये एक्स हो गया, इससे मल्टीप्लाई का एक्स आया, और नीचे 20 था वो ऐसे डाल दिया। तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, 2500 को उठाकर नीचे भेज देते, तब भी आंसर क्या आता, एक्स अपॉन में 20 आता। इसलिए तो कभी भी कोई कांस्टेंट टर्म को अगर हटाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स के आगे कोई कांस्टेंट टर्म है उसको इसके नीचे भेज देना, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इधर आएगा एक्स अपॉन में 20 प्लस वाई अपॉन में 50,000 डिवाइड बाई, आपके पास क्या है ये 500, तो क्या आएगा 100 इजिकल टू 1। अब आ गया 1, बन गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। तो जब ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो दोस्तों क्या होगा, तो आपके पास एक्स की वैल्यू हेयर क्या निकलेगा, एक्स आपका 20 आ गया। जब एक्स आपकी वैल्यू, इसके नीचे जो वैल्यू होगी वो उसकी एक्स की वैल्यू जाएगी, तो वाई क्या होगा, वाई 0 होगा। और वाई की वैल्यू क्या है 100, तो वाई 100 है, तो एक्स क्या होगा, एक्स आपके पास हो गया 0। ये बन गई एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास ये वाला पॉइंट खत्म होता है। तो यहाँ पर ये सीखने को मिला कि अगर एक्स के आगे कोई कांस्टेंट होगा तो एक्स को खाली रखना है, कांस्टेंट को उठाकर डिनोमिनेटर के नीचे डिवाइड कर देना है, तो इस तरीके से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पर ये बात देखना, एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 100 नहीं है। जब एक्स की वैल्यू 20 होगी तो वाई 0 होगा, और जब वाई की वैल्यू 100 होगी तो एक्स 0 होगा, ये मतलब होता है इसका। क्लियर है, क्लियर है। अब तीसरी और चौथी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन करा, आपको सोचा होगा ये तो बड़ा मेथड है, अरे ये ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, 5-5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप, बड़ी जल्दी होता है ये। अभी तो सिखा रहा हूं, जब सीख जाओगे तो आपको पता है हर चैप्टर में ऐसी होता है। लो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फोर्थ इक्वेशन थी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी हो गया। तो इसके अगले स्टेप पे हम ऐसा कर लेते हैं, ग्राफ में प्लॉट करने के लिए इसको करने से हमारा होता है, अगर आपको थोड़ी सी अगर मैथ की नॉलेज है तो ये हमारा पता है कहां पर आता है,
ये हमारा आता है सेकंड क्वार्टर में। इसका मतलब है x0 y0 का मतलब है कि ग्राफ के अंदर ये x हो गया, सॉरी ग्राफ के अंदर ये y एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये तो पता है ना, ये पॉजिटिव x होता है और ये नेगेटिव आता है। अगर x0 है और y0 तो पता है कहाँ होगा, x0 की लाइन ये रही और y0 की लाइन ये रही, तो इस वाले ग्राफ में प्लॉट होगा ये वाला, मतलब हमेशा जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इसमें, क्योंकि इसमें प्लॉट करने का पर्पज होता है कि हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव लाना है। हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव लाना है, हर एक इसका रीजन है दोस्तों। अगर इस वाले में ग्राफ आ गया या इस वाले में आ गया, इस वाले में एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इस वाले में दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इस वाले में एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो इसमें भी नेगेटिव है, क्योंकि इधर देखो एस की वैल्यू इधर नेगेटिव है और वाई की वैल्यू इधर पॉजिटिव है। इधर देखो एस की भी नेगेटिव, वाई की भी नेगेटिव, और इधर देखो एक्स की पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव। तो मैं क्या चाहूंगा, यही एक ही ऐसा लोता क्वार्टर होता है, दारू वाला क्वार्टर नहीं कह रहा मैं, नॉर्मल क्वार्टर कह रहा हूँ, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फिफ्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ऐसा होता है ना ग्राफ में। इधर एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैं एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 कहता हूं, क्योंकि मेरा जो ग्राफ प्लॉट होना चाहिए वो इस वाले में होना चाहिए, इन तीनों में से किसी में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से एक की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरी नंबर्स ऑफ टेबल और नंबर्स ऑफ चेयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर्स ऑफ टेबल और नंबर्स ऑफ चेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। क्या कोई टेबल नेगेटिव हो सकती है? अगर एक्स मैंने टेबल माना है तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर वाई मैंने टेबल माना है ये भी नेगेटिव हो रहा है, इधर वाई मैंने टेबल माना है, चेयर मानी नेगेटिव है, ये तो गलत हो गया। ना तो इधर आना चाहिए ग्राफ, ना ग्राफ इधर आना चाहिए, ना ग्राफ इधर आना चाहिए। हमेशा ग्राफ का प्लॉट होगा वो हमेशा इस वाले क्वार्टर में होगा, जो कि हम सेकंड क्वार्टर नाम देते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट क्वार्टर बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा एस की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये वाला क्वार्टर बनेगा, तभी x बराबर x0 या 0 से बढ़ाएगा, y0 0 से बढ़ाएगा। लॉजिक क्लियर है? ये डायग्राम में बताना कि क्यों हम इस वाले 3 क्वार्टर में करना चाहते हैं। हम फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि इधर एक वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ग्राफ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि वहां वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और x एंड y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और x एंड y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। पता है आपको क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टेबल और चेयर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। या तो आप नहीं बनाओगे या तो आप बनाओगे, कभी नेगेटिव कोई टेबल बनाता है क्या? इसलिए सेकंड क्वार्टर में आया, इसलिए सेकंड, क्योंकि वहां पर x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप, मैं जब भी ग्राफ बनाऊंगा, हमेशा जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, हमेशा क्या होगा, x और y क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहिए, होते हैं, इसलिए हमेशा ग्राफ मेरा इसी वाले क्वार्टर में बनेगा हमेशा। समझ में आगे लॉजिक क्लियर है? ठीक, बन गई, चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गई। बस जब चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट कर देना होता है। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बनाने पड़ेंगे ग्राफ। तो मैं, आप बताओ कौन सा वाला लूं, याला ले लूं? याला तो नहीं होगा ना, याला लेने का कोई फायदा भी नहीं है दोस्तों। चलो ले लेते याला। ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, यही वाला ले लेते हैं यार। अरे ये वाला ग्राफ बनाना तो आता ही आपको। देखो ये हमारा कौन सा हो गया, ये मेरा नेगेटिव एक्स हो गया, ये मेरा पॉजिटिव एक्स हो गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यही हमारा ग्राफ का प्लॉट हो गया। ठीक, ऐसे बनता है। अब आपको यहाँ पर प्लॉट करना है, नंबर डालने हैं। अब नंबर किस तरीके से डाला जाए, ये आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। नंबर किस तरीके से डाला जाएगा भाई, आप देखो ना, एस की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू मैक्सिमम 200 जा रही है, वाई की वैल्यू 100 जा रही है मैक्सिमम। तो एक्स की और वाई की वैल्यू 100 और 200 होनी चाहिए। मतलब एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 100 से ऊपर मत रखो, ज्यादा ज्यादा मत रखो, और एस की वैल्यू मैक्सिमम 200 तक रखो। ये
अब स्टार्ट कहां से करें, एक दो से मत करने लग जाना स्टार्ट, ठीक है। कैसे स्टार्ट करोगे आप, अगर आपको स्टार्ट करना है तो इस तरीके से करिए कि आपके 10 एलिमेंट में आ जाए। 20 से कर देते हैं, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140, 150, 60। तो मैंने 20 से करा तो मुझे मैक्सिमम कितना चाहिए, 20। आप ये देखो ऊपर जो x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू निकाली, वो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वहां तक ग्राफ प्लॉट करना है आपको। 20, 40, 60, 80, 90, 100, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 थी, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, बाकी का लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। 100, 120, 140, 160, ठीक है, कर दिया। बाकी एक्स मैक्सिमम यहीं तक जा रहा था। अब y की वैल्यू कहां तक लेनी है, y की वैल्यू लेनी है आपको 200 तक, तो 40 से कर देता हूं उसको। जरूरी नहीं है अगर ये 20 से करे, सेम गैप है तो ये भी सेम गैप होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 40, 60 क्यों आएगा, 40, 80, 120, खुला खुला कर लेते हैं। एक, दो, तीन, 40, 80, 120, 160, 200 और 240, बहुत है इतना। आपको ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करना है, पहले आप ये देखिए कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू 200 और y की वैल्यू 100 जा रही है, बस इससे ज्यादा जा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में उससे कम है 60 और 60, तो उसके कम है तो आप प्लॉट कर देंगे। किस तरीके से प्लॉट करना है, पहले पहली इक्वेशन लेके चलो, पहली इक्वेशन लो, उसमें देखो s की वैल्यू क्या है 60, तो y की क्या होगी 0, और y की वैल्यू क्या है 60, तो s की क्या होगी 0। दो तरीके इसको प्लॉट करने में, या तो आप पेयर वाइज प्लॉट कर लो, या सीधे लो s की 60 और y की 40, 60। देखो इस दो तरीके प्लॉट करने के। मुझे बताओ s की वैल्यू अगर 60 है, s की वैल्यू 60 कहां पर आएगी, इसके बीच में आएगी, ये 60 हो गया। s की वैल्यू अगर 60 है तो y की वैल्यू क्या है 0, तो y 0 यहां होगा, y की 0 ये है ओरिजिन, y का 0 s का 0 यहां होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। y की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू 60, s 60 यहां पर आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में 40 और 60 के बीच में। तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मैं लगाऊंगा ऐसे अंडरलाइन करूंगा, और यहां मैं इस पॉइंट का नाम दूंगा s की वैल्यू मेरी 60 है और y की वैल्यू क्या है 0। ऊपर ऐसी सेम उसमें क्या था, ऐसी सेम उसमें था, s की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0 हो गई, ऐसी y की वैल्यू 60 और s की 0, तो y की वैल्यू 60 और s की 0 देखना, y की वैल्यू 60 और s की 0 देखना, y की वैल्यू 60 और s की 0, ये रहा y 60 और x 0, ये मेरा क्या हो जाएगा x 0 और y 60, ठीक है सर, x 0 y 60। जब आप ये दोनों पैराग्राफ कर दोगे तो आप देखना जब ये दोनों लाइन पे आते ना, जब ये पॉइंट्स दो लाइन पर आते हैं तो इनको हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। बनी नहीं, कोई बात नहीं, इसको हमने स्ट्रेट लाइन से एक ड्रॉ करना, ग्राफ बनाना सीख लीजिए और सिंपल सा है। तो आप हमेशा क्या करो, अब आपको एक्स की 0 y की 0 देखना नहीं है, आप एस की 0 y की 0 मत देखो, आप पता क्या करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो कि आपके पास अगला देखो, अगला क्या है, एस की वैल्यू 200 y की वैल्यू 100, सीधा ये देखो, इसको मत देखो, इन दोनों को मत देखिए, सीधा देखो एस की 200 और y की 100 है, तो y की वैल्यू 100 कहां पर आएगी, y की वैल्यू 100 यहां पर है, और एस की वैल्यू 200 कहां आएगी, एस की वैल्यू 200 यहां आएगी, बस ऐसे प्लॉट कर दो सीधा, क्योंकि एस की वैल्यू अगर 100 है तो y की 0 है, तब भी तो यही आएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो, चार इक्वेशन थे ना हमारी, दूसरी इक्वेशन के लिए। अब देखो ये दूसरी तीसरी इक्वेशन क्या होती है, एस की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0, एक्स 0 y 0 वाली लाइन होगी, ये होगी एक्स एक्सिस, और ये होगी y एक्सिस y एक्स 0 y 0 का मतलब क्या हुआ, यहां पर पड़ेगा दोनों का ओरिजिन, तो ये और ये लाइन कंसिडर हो गई यहां पर, तो ये लाइन का मतलब हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, ये लाइन है x जहां पर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या मतलब हुआ, यही तो था प्लॉट यार, लाइन देखो ना आप,
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ आएगा? इसका मतलब क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, बड़ी है या नहीं है? और ऐसी वाई की वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ी कहाँ होगी? यहाँ पर। तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये इक्वेशन कौन सी थी? इधर इक्वेशन का नाम आता है, इधर इक्वेशन का क्या आता है? नाम आता है। इस लाइन में ना इक्वेशन का नाम लिखना होता है, प्रेजेंटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन कौन सी थी जहां पर एस की वैल्यू ये थी? हम जब हमें इक्वेशन, जो लाइन हमने ड्रॉ करी ग्राफ में, उसमें ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, इससे हमें अंदाजा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 2500x प्लस 500y ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 50,000। तो ये हम लाइन के अंदर डाल देंगे। इसमें क्या लिखेंगे? 2500x प्लस 500y ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, ऐसे लिखेंगे। नहीं, ग्रेटर देन नहीं था, लेस देन था कि 50,000 से या तो कम होगा या 50,000 के बराबर होगा। ऐसा वाली लाइन डालनी है, मतलब ये वाला मेन इक्वेशन डालनी है इस लाइन पे। और ये क्या था दोस्त? ये था आपके पास यहां आपके पास था x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 60। ये था, यहां पर लाइन में ये लिख दिया। थोड़ा आगे करके ना लाइन पे आपको क्या करना है, ये लाइन को थोड़ा आगे करके इक्वेशन डाल देनी है उस लाइन की, ठीक है? बस ये करना है आपको। कर दिया भाई? ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? ये लेनी। इससे पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर को कि इस लाइन की इक्वेशन ये बनी, ये इक्वेशन की लाइन ये बनी और इस इक्वेशन की लाइन ये बनी। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ध्यान देना। ग्राफ ऐसी जगह प्लॉट करेंगे और हमें ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें लेना है कॉमन कॉर्नर पॉइंट्स। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान दो। कॉर्नर पॉइंट लेने हैं। क्या लेना है? पहले देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो कि x और y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 60 से ज्यादा आएगी। तो x और y की वैल्यू क्या होगी? 60 से कम होनी चाहिए, मतलब 60 से कम होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, x की वैल्यू 60 ये रही, y की वैल्यू 60 ये रही, इससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ये क्या कहता है? ये देखो ना, ये वाला x और y की वैल्यू जो भी होगी वो 60 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, क्या मैं इसके नीचे 60 से कम करूंगा या ज्यादा ऊपर लाइन ड्रॉ करूं? 60 से कम करूं या ऊपर करूं? देखो, जैसा एक क्वेश्चन कहता है वैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करनी है, ध्यान देना। तो मैंने कहा, देखो किस तरीके से करेंगे। पहले आप चेक करो कि जो x और y की वैल्यू है वो 60 से ज्यादा है या कम होनी चाहिए। कहता है कम करो या उसके बराबर हो। तो मैंने कम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा ना, इधर, और इधर से कम करने के लिए इधर करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ये डायग्राम हमें बताता है कि s की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों मिलाकर 60 हो जाए। 60 हो जाए, देखो लाइन पे टच हो रहा है तो मतलब 60 हो जाए, या उससे कम होते जीरो आ जाए। ये समझ में आया? तो इसका जो डायग्राम ड्रॉ हुआ वो नीचे की साइड ड्रॉ हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसका देखो, इसका था क्या? इसका था 250 2500x प्लस 500y स्मॉलर देन इक्वल टू 60। तो उसका जो मेन इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी कि भाई जो 50,000 बनी थी। अगर मैं इसको काट दूं तो मेरा जो हो जाएगा x प्लस वाई, ये आ जाएगा मेरा, ये क्या आ जाएगा? देखो, मैं अगर 500 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये मेरा 1 हो जाएगा, इसको 500, ये हो जाएगा मेरा 5 और ये हो जाएगा मेरा 100। थोड़ी छोटी कर दी बस, और कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा, इस पूरी क्वेश्चन को 500 से डिवाइड कर दिया। तो ये 100 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो 5x प्लस 1 जैसे करके 100 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब ये हमें इंडिकेट करा। आप सिर्फ इतना पॉइंट देखो, कि ये जो वैल्यू है ये 100 से कम है, ये कम है या ज्यादा है? ये वैल्यू देखो, आप सिर्फ इतना पॉइंट देखो, ये कम है या ज्यादा है? ठीक है, तो ये कम है। कम होने का मतलब क्या है कि हम इस साइड को जाएंगे, कम करेंगे, कोई भी चीज कम करेंगे तो हम जीरो की तरफ आएंगे, कम की तरफ जाएंगे, और ज्यादा करना हो तो हम आगे की तरफ जाएंगे, है ना? ठीक है सर। तो आप ये देखो, अगर ग्रेटर देन हुआ, देखो साइन, देखो साइन से ही पता चलेगा कि कहां को ड्रॉ करना है। अगर साइन से बताएगा कहां को ड्रॉ करना, अगर ग्रेटर देन हुआ इसका मतलब अगर x प्लस एस वेरिएबल इस अमाउंट से बड़ा है तो मतलब हमें जीरो से आगे की तरफ बढ़ना है, वेरिएबल्स को आगे की तरफ ले जाना है। और अगर x प्लस वाई छोटा है इस कांस्टेंट से तो हमें जीरो की तरफ आना है। समझिए कि जीरो की तरफ आना है या आगे की तरफ जाना है। अगर लेस देन का साइन है, वेरिएबल से देखेंगे, अगर लेस देन का साइन है तो कहां पर आओ? पीछे की तरफ आओ, जीरो की तरफ आओ। लेस देन मतलब 60 से पीछे कहां होगा? जीरो तक जाएंगे। और अगर
लेस देन का साइन है, फिर दोबारा लेस देन का साइन है, 50,000 पता नहीं कहां प्लॉट करोगे, छोड़ो, पर साइन कौन सा है, लेस देन, कांस्टेंट से लेस देन का साइन है, तो किस तरफ आएंगे, 50,000 से जीरो की तरफ आएंगे, तो कहां को डायग्राम प्लॉट होगा, यहां को डायग्राम प्लॉट होगा। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, अगर आपको यहां समझ नहीं आया तो जिस टाइम मेरा ग्राफिकल मैटर खत्म, अभी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों, इसमें बहुत अभी टिपिकल चीजें आनी है। टिपिकल चीजें क्या हो सकती है, बहुत आएगी, देखना अभी क्वेश्चन कराऊंगा धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, कम है, कम मतलब लेस देन का मतलब क्या है, जीरो की तरफ आना है, तो जीरो की तरफ आएगा तो यहां पर ये ले एरो खींचना है, इसका मतलब है कि आपको ये पैराग्राफ यहां ड्रॉ करना है। तो अभी ड्रॉ करेंगे आप, या आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये पूरा ड्रॉ होगा जीरो तक, ठीक है, ध्यान दे लो, ये यहां तक, ये ऐसे नहीं कि यहां यही कर रहे हो आप ड्रॉ, यहां यहां पूरा होगा, क्योंकि हमें यहां से इन दोनों पॉइंट से नीचे की तरफ वो आना है, तो मतलब यहां तक आएंगे तो जीरो तक आएंगे। तो इस तरीके से ये लाइन यहां तक, ये पार नहीं जानी चाहिए उससे, लाइन से एक्स एक्सिस से पार नहीं जानी चाहिए और यहां पर आनी चाहिए, ये हुआ, ये हुआ। अच्छा मुझे बताओ एस की वैल्यू बड़ी कहां होगी, एस की वैल्यू देखो, एक इक्वेशन ये थी ना, एस की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो ये इस साइड को जाएगी, इस साइड को जाएगी मतलब इधर को जाएगी, तो इसको हम एस की वैल्यू जीरो से बड़ी कहां करेंगे, ये इधर को जाएगी। और वाई की वैल्यू कहां होगी, एस की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी है, तो इस साइड को जाएगा, जीरो से बड़ी इस साइड होता है ना, और वाई की वैल्यू जीरो से छोटी है, वो साइड को जाएगी, तो यहां पर एक ये पॉइंट बनेगा, और हाईलाइटर ढूंढ लो, एक ये हाईलाइटर, जो मेरी एस की वैल्यू वो हमेशा ऐसे जाएगी। वैसे आप इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे जाएगी। और जो मेरी y की वैल्यू वो कहां जाएगी, जीरो से बड़ी है, देखो इसका मतलब क्या है, y क्या है, ग्रेटर देन जीरो। चार इक्वेशन दी ना मैंने, चार डायग्राम बनाने हैं, चार लाइन ड्रॉ करनी है, y की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, तो मुझे कैसे जाने पड़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो एक और हाईलाइटर ऐड कर देता हूं यहाँ पर, कैसे जाएगी ऊपर की तरफ, तो कुछ इस तरीके से। सर ये हमें करना पड़ेगा, नहीं ये बस एक ही बार दिखा रहा हूं मैं आपको, एक ही बार दिखा रहा हूँ यार, ऐसे नहीं करना आपको पेपर के अंदर, पेपर के अंदर ऐसे नहीं करना दोस्तों, आपको गुचड़ मुचड़ हो जाएगा, आप तो पेन से करोगे तो अलग भी नहीं दिखेगा आपको। मैं बस आपको यहां ढूंढ रहा हूं इस पूरे ग्राफ में, इस, ठीक है भाई, इतना समझ में आया आपको। सेकंड क्वाड्रेंट, क्वार्टर में क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते क्वार्टर बोलते, ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी, क्वाड्रेंट कहते हैं शायद, आई थिंक क्वार्टर, कुछ भी कह लो यार, क्वार्टर क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में वो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए से है, लॉजिक क्लियर हुआ। अब दोस्तों जब सारी इक्वेशन बन जाएगी तो ग्राफिकल मेथड कहता है ग्राफ बनाओ। हमारा सारा पर्पस क्या था, ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ बनाना था, ग्राफ बनाने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए थी, इसलिए हमें इक्वेशन सॉल्व करी, फिर ग्राफ बनाएंगे। अब मेन हमारा काम है ग्राफ बनाना, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस में आएगा, तो अब आपके पास सिर्फ इतना पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करा जाएगा, ध्यान देना। ये मेरा होता है वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये मेरा होता है एक्स एक्सिस, ये मेरा है जीरो और जीरो ओरिजिन, इधर एक्स की और वाई की वैल्यू दोनों जीरो होती है। अब सर मैं ग्राफ को स्टार्ट कहां से करूं और खत्म कहां करूं, तो देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां है और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ऊपर चेक करो। एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास 20 दिख रही है इधर, वाई की मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई 100, तो वाई 100 से ऊपर नहीं मत भेजना ग्राफ में, है ना, वाई की वैल्यू 100, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और देख लेते हैं 60, क्योंकि 20 कम था 60, तो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू एक बार 60 है, वाई की 60 है, और एक्स की एक बार 20 है, वाई की 100 है, तो इधर मैक्सिमम वैल्यू मेरी एक्स की 60 मिली और वाई की मिली। तो आप क्या कर सकते हो, ये 20 से चालू कर सकते हो, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, क्योंकि 100 तक ले जाना है वाई की वैल्यू, तो ये कर सकते हो 20, 40, 60, 80, 100 और 120, 100 तक इसको ले आना है, क्योंकि वाई की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देखो, जो ऊपर आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली उसमें मैक्सिमम वैल्यू देखो, वाई की कितनी मैक्सिमम और एक्स की कितनी, वहीं तक ग्राफ को ले जाओ, पॉइंट प्लॉट वहीं तक करो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 60 है, 60 से ज्यादा नहीं है, तो इसको भी कर सकते हैं 20, 40, थोड़ा खुला खुला करते हैं, जरूरी नहीं है जो गैप इधर होगा वही गैप इधर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। 10, 20 से भी कर सकते हो आप, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, थोड़ा तो 10, 20 आगे बढ़ा देना, हो गया है। ये होने के बाद आपको करना है ग्राफ को प्लॉट, प्लॉट कैसे करेंगे, सबसे पहले उसमें जाओ और सबसे पहली क्वेश्चन देखो, पहली क्वेश्चन में क्या था, एक्स की वैल्यू 60 थी और वाई की वैल्यू 60 थी, मतलब समझ में, मतलब बता देता, जहां एक्स 60 है तो वाई 0 और वाई 60 है तो एक्स 0, तो एक्स की वैल्यू 60 और वाई की वैल्यू 60 देखो, एक्स की वैल्यू 60 कहां पर है, एक्स की वैल्यू 60 यहां पर है, ठीक है, और वाई की वैल्यू 60 कहां है, यहां पर है, तो इन दोनों को ऐसे करके प्लॉट कर दीजिए बस, और थोड़ा बड़ी लाइन खींचना, जिससे क्या होगा, ऐसे करने से हमेशा गलत है,
थोड़ी बड़ी लाइन खींचेगा दोस्त, तो इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। और थोड़ी बड़ी लाइन खींचना क्यों क्यों कर रहा हूँ बड़ी लाइन, क्योंकि इस लाइन में आपको इक्वेशन लिखनी होती है। एक लाइन हो गई, इसको हल्का सा थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। पहली इक्वेशन की जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो डाल दो। ऐसा नहीं है कि एक्स इधर है वाई, जब ऐसा होता है ना एक्स, तो ऐसे करके ड्रॉ होती है बेटा लाइन, ऐसे करके ड्रॉ होती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू जो 60 है तो एक्स 0 है, तो इसलिए यहां ड्रॉ हुआ। एक्स की वैल्यू 60 है तो वाई 0, इसलिए यहां ड्रॉ हुआ। जब एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है और वाई की वैल्यू कुछ, ऐसा होता है ना एक्स की 60 और 60 का बनता, तो ये ऐसे ड्रॉ नहीं होती, ये ऐसे दौड़ती है ऐसे करके, यहाँ था ये यहाँ था, ऐसे ड्रॉ होती। क्योंकि वहां पर ऐसे ड्रॉ क्यों नहीं करा गया, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया कि एक्स अगर 60 है तो वाई 0 है, तो एक्स 60 तो वाई 0, और एक्स वाई अगर 60 है तो एक्स 0, तो इसलिए ऐसे ड्रॉ हुआ ये लाइन। ठीक है जी, अगला देखो। अच्छा ये किस इक्वेशन में था, ये था तब एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, ये ऐसे इक्वेशन में था। ठीक है, ये इक्वेशन यही थी ना, ये लाइन की इक्वेशन किस सोल्व करी, यही थी। दूसरी लाइन की इक्वेशन देखो, एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 100। जब एक्स 20 है वाई 0, और वाई 100 है तो एक्स 0। एक्स की वैल्यू 20 एरी और वाई की वैल्यू 100। अरे जब वाई 100 है तो एक्स 0, और जब एक्स 20 है तो वाई 100। इन दोनों को भी ऐसे प्लॉट कर दो आप। ठीक है, और इसका क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन थी 2500 एक्स। ये इक्वेशन आपकी तो कॉपी ऐसे घुमा लेना, मेरी तो कॉपी है ही नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन। भाई ये कौन सी, 2500 एक्स प्लस 500 वाई और लेस देन इक्वल टू 50,000, ये इक्वेशन थी। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये हो जाएगी। थोड़ा सोल्व करने में 5x प्लस वाई ग्रेटर देन 100 हो जाएगी, अगर हम पहले से काट रहे तो। ठीक है जी, क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गया, ये इक्वेशन यहाँ आ गई। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लीजिए, आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। अब एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0, दो इक्वेशन और थी, कह रहा एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 यहाँ आएगा, तो मतलब ये एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, ये होगा ना। इक्वेशन क्या थी मेरे दोस्त, एस की वैल्यू क्या था, एक बार 0 होगी या तो 0 से बड़ी हो सकती है, और वाई की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी। तो मुझे बताओ एस की वैल्यू 0 और से बड़ी यही तो होगा, और वाई की वैल्यू 0 और उससे बड़ी ऊपर ही तो होगा, तो ये होगा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप ये सारी चीजें निकाल लोगे तो आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में ड्रॉ करनी है। अब ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ करने का तरीका समझे। हर इक्वेशन को लो, पहली इक्वेशन ली मैंने, यानी ले ली x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी x और y की वैल्यू है वो 60 होगी या उससे कम होगी, यही तो मतलब हुआ ना। x प्लस वाई दोनों को मिलाकर या तो वैल्यू 60 होगी या उससे कम होगी। अगर उससे कम होगी तो कहां तक कम हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0, क्योंकि 0 से कम जाएगी नहीं, क्योंकि x और y की वैल्यू कभी 0 से कम नहीं हो सकती। तो s की वैल्यू 60 होगी। अगर मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो ये चीज मेरी इधर को जाएगी या आगे को जाएगी, 60 से आगे को जाएगी, पीछे को आएगी, सब पीछे को। मतलब समझ में आ रहा है लेस देन का, कि x और y की वैल्यू दोनों 60 से 60 होगी या उससे कम होगी। तो मुझे बताओ, ये मेरा यहां से यहां तक का नंबर लाइन है, ये वो लाइन है जहां पर ये का वैल्यू है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 60 से, बताओ इधर को होगी या इधर को होगी, आप मुझे बताओ सर x प्लस वाई की वैल्यू 60 से कम होगी, और कम करने के लिए मुझे इधर को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं इधर ड्रॉ करूंगा। क्लियर हो गया, तो अब मैं ड्रॉ जो करूंगा वो इधर करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं करता यार, इसे करता हूं। ये मेरा हो गया ड्रॉ, ठीक है, ये मेरा ड्रॉ हो गया। ये समझ में आया ड्रॉ कैसे करना है भाई, यही तो समझना है, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है दोस्तों, आपको ड्रॉ कैसे करना है। ड्रॉ करने का मतलब पहले देखो कि एक्स और वाई 60 से ज्यादा की तरफ जा रहा है कम की तरफ, अगर ज्यादा की तरफ जा रहा है तो आगे की तरफ ड्रॉ करो, अगर कम की तरफ है तो पीछे की तरफ ड्रॉ करो। अब ये क्वेश्चन लेना, देखो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, तो यह आया 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। अब बताओ 100 से आगे की तरफ जाएगा पीछे की तरफ, लेस देन है मतलब इन दोनों को जोड़कर 100 से वैल्यू कम होनी चाहिए, लेस देन मतलब पीछे की तरफ आओ, 0 की तरफ आओ, ग्रेटर देन का मतलब क्या है 0 आगे की तरफ जाओ, 100 से और आगे बढ़ो।
ठीक है, तो 100 से आगे बढ़ने के लिए मुझे ऊपर को करना पड़ता, पर ये 100 से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं 100 से आगे बढ़ूंगा तो मुझे इधर को करना पड़ेगा ड्रॉ, पर ये कह रहा है 100 से पीछे, लेस देन है, तो 100 से पीछे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नहीं, मुझे ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी कि तभी मैं 100 से पीछे आ पाऊंगा। तो मैं 100 से पीछे करने के लिए मुझे नीचे को ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब मैं नीचे को ड्रॉ करूंगा तो मेरी जो बनेगी वो यू तरीके बनेगी, क्योंकि ये लाइन है ना, इस लाइन से नीचे नीचे ही ड्रॉ होना चाहिए। और ये कहां तक ड्रॉ होना चाहिए, सिर्फ एक्सिस तक, जीरो तक ड्रॉ टच होना चाहिए, जीरो तक टच होना चाहिए दोस्तों। लाइन क्या होनी चाहिए, यहां तक, मतलब ये इसका, इस लाइन का जो डायग्राम बने बनाया है, ड्रॉ करा है, वो यहाँ टच होना चाहिए, और इसका जो ड्रॉ, इस लाइन का जो ड्रॉइंग ड्रॉ बनाई है वो यहाँ तक टच होना चाहिए। क्लियर। और जब ये टच कर दोगे, और इस इक्वेशन का ड्रॉ कहां होगा, इस इक्वेशन का ड्रॉ होगा कि x जीरो से बड़ा है तो इधर को ड्रॉ होगा, क्योंकि देखो इधर को, तो मैं इसको इस तरीके से यहां पर ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। और y क्या है दोस्तों, y जीरो से बड़ा है तो मतलब ये ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो यहाँ है y की वैल्यू, इससे आगे की तरफ जाएगा, ये जीरो होगा, आगे की तरफ मतलब ऊपर को ऐसे करके ड्रॉ करूंगा। तो मेरा जो शेडिंग पट्टी है फर्स्ट और सेकंड में बन रही है, ये मैं आपको पहले सिखा चुका कि इन दोनों की वैल्यू का मतलब है कि आपकी जो शेडिंग पड़ेगी वो ये और यहाँ को पड़ेगी, मतलब इस पे पड़ेगी। तो ये पूरा पोर्शन तो एक्सिस तो शेड हो ही रखा है इन दोनों की वजह से। अब देखो कि कहां पर सबसे कॉमन पार्ट है, सारे चारों डायग्राम का कॉमन पार्ट क्या है। एक तो ये इधर मैं क्लियर कर देता हूं कि y x जो है जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे करके ड्रॉ होगा ऊपर की तरफ पूरा, क्योंकि जीरो से बड़ा है तो जीरो, सॉरी y का है, s जीरो से बड़ा है तो इधर को ड्रॉ होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जीरो से बड़ा है, ये नीचे नहीं आना चाहिए। x क्या है, जीरो से बड़ा है तो आगे की तरफ जा रहा है, तो मैं आगे की तरफ ड्रॉ कर दिया। और y क्या है, जीरो से बड़ा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने ऑरेंज से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और जहां पर ये तीनों कलर आपस में मिल रहे हैं वो पॉइंट देखो, तो ये यहां से मिल रहे हैं, यहां से, क्योंकि यहां तक तो ग्रीन है, यहां रेड येलो है, तो ग्रीन और येलो कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो आपको ना ये नीला और ये ऑरेंज देखने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये तो पूरे एक्सिस में बढ़ता है। तो जहां पर ये मिल रहे हैं तो ये वो पॉइंट है, ये वाले, ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो यहां ये चार पॉइंट ऐसे है, ये एक दो, एक तीन और एक चार, जहां पर सभी चारों इक्वेशन का जो ड्रॉ लाइन करी है वो कॉमन पार्ट ये है। तो कॉमन पार्ट को ही आपको ड्रॉ करना होता है, बस पेपर में जो ड्रॉ करना होता है सिर्फ कॉमन पार्ट को ड्रॉ करना होता है लाइन को देखकर, ये कॉमन पार्ट है। बस आपको एक कॉमन पार्ट देखना है। देखो यहां से ये लाइन इधर को आई और यहां से ये लाइन इधर को आई, जब ये इधर को आई, इधर ध्यान देना, जब ये इधर को आई तो इस लाइन से नीचे नीचे पोर्शन शेड हुआ होगा, यहां तक नीचे नीचे पोर्शन, और इस लाइन से नीचे नीचे हुआ होगा, तो इस लाइन से पीछे नहीं हुआ, तो ये तो कॉमन पार्ट आया नहीं कि उसमें तो एक ही ड्रॉ हुआ है। ये लाइन से इधर हुआ ड्रॉ, तो मतलब इस वाली लाइन का भी कॉमन पार्ट यहां तक ड्रॉ हुआ, इस वाली लाइन का भी कॉमन पार्ट यहां तक ड्रॉ हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सभी लाइनों का कॉमन पार्ट है, सिर्फ आपको कॉमन पार्ट ढूंढना है। ड्रॉ ओनली कॉमन पार्ट। कितना बड़ा है ये, अभी रुको, अभी और है। ड्रॉ ओनली कॉमन पॉइंट। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है, कॉर्नर पॉइंट कि चारों लाइन आपस में कॉर्नर क्या है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको नाम देंगे, ये क्या है, इधर क्या है, ये y की वैल्यू 60 है और s की वैल्यू क्या है 0, तो 0 और 60 इसका पॉइंट हो गया, इसको मैंने a नाम दिया। हर कॉर्नर पॉइंट को नाम देना है, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट रहा। किसका कॉर्नर पॉइंट, जहां लाइन आपस में टच हो रही है उसका कॉर्नर पॉइंट। तो ये लाइन आपस में टच हुई, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे टच हुई, इधर जहां जहां टच हो रही है वहां का कॉर्नर पॉइंट ढूंढो लाइनों का, जहां आपस में कट रही है लाइन, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ एक लाइन कटी इधर, ये एक लाइन कटी दोनों इधर, ये दो लाइन कटी इधर और ये दो लाइन कटी इधर, तो कॉर्नर पॉइंट देखना है। हर एक कॉर्नर पॉइंट का नाम देना है, इसका भी बताना। इधर एस की वैल्यू मुझे दिख रही है 20 है और वाई की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि इस लाइन पर ड्रॉ करा तो एक्स 20 वाई 0। इधर क्या है, इसको हम ए बी सी दे देंगे नाम, 0 और 0। और ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ये मुझे नहीं पता कितना है। और ये कैसे निकलेगा, जब मुझे यहाँ पर एक्चुअल ग्राफ मिलता तब पता चलता है कि यहाँ से ये क्या है और यहाँ से ये क्या है, ये मुझे यहाँ तक पता होता है यहाँ पॉइंट क्या है। तो जब आपको ये ना मिले दोस्तों, तब आपको क्या करना होता है, दोबारा सुनो कि सी की वैल्यू, सी का जो पॉइंट है, भाई सी कहां पर प्लॉट हो रहा है, 60 के नीचे आ रहा है। अब कितना नीचे, 40-60 के बीच में कौन सा पॉइंट होगा, और ये यहाँ पर इधर आ रहा है नीचे, ये कहां पर आ रहा होगा ये नहीं पता। तो ये जब नहीं पता तो आपको इसको सॉल्व करना था। टू फाइंड द सी कॉर्नर पॉइंट, टू फाइंड द सी कॉर्नर पॉइंट, we have to solve the
बिलो इक्वेशन, हमें नीचे दी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तब वहां से निकलेगा सी कॉर्नर पॉइंट। कैसे? देखो, ये जो पॉइंट आया है, ये वाला जो पॉइंट आया है, ये कौन सी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करके आया है? कौन सी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई उस पॉइंट से आया है? सर एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई थी, तब ये पॉइंट जनरेट हुआ है ना। ये लाइन यहां से इंटरसेक्ट हुई, ये लाइन यहां से इंटरसेक्ट हुई, तो जो सी पॉइंट निकलेगा, ये दो लाइन इंटरसेक्ट होने की वजह से सी पॉइंट बना। अगर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती तो ये पॉइंट नहीं बनता कॉर्नर। कॉर्नर मतलब यहाँ जहां पर दो लाइन आपस में कट रही है, तो ये लाइन कट रही है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, इसको इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट बोल सकते हो। कैसे निकालेंगे? वो दो इक्वेशन को सोल्व करके हमें निकालते हैं। आप जहां पर अगर आपको पॉइंट नहीं पता, देखो यहाँ का पॉइंट तो आपको पता है कि हिसाब से दिख रहा है 60 पे आ रहा है और ये 0 है, ये 20 पे आ रहा है, ये 0 है, ये 0 0 आपको दिख रहा है, पर यहाँ ये नहीं पता कि ये 50 पे आ रहा है, 49 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है। ग्राफ होता तब भी नहीं बता पाते आप, क्योंकि एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट ग्राफ कोई नहीं बना सकता। तो जब आपको ऐसे पॉइंट निकालने हो जब आपको नहीं पता चल रहे, तो ये देखो वो पॉइंट कौन सी दो लाइन पा रहा है। जब वो दो लाइन आपस में आ रहा है, उसको आप कर दो इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं, इंटरसेक्शन लाइन कहते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट सोल्व करने के लिए आपको ये दो इक्वेशन को आपस में सोल्व करना होता है, और सोल्व करने में 10वीं क्लास में सीखा था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और सबसे आसान क्या होता था? एलिमिनेशन मेथड। और मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको एलिमिनेशन मेथड आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो इतनी वीडियोस है यूट्यूब के अंदर, आप पक्का वो देखिए एक बार। सर अब मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड समझाने नहीं आया, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। वो दो लाइन कौन सी है जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट हुआ? एक तो ये, इसको मैंने छोटा कर दिया तो छोटा लिख सकता हूं, ठीक है। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, 2500x था प्लस 500y था, इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए इक्वल टू चाहिए 50,000। भाई इसको मैंने थोड़ा और सॉल्व कर दिया, तो इसको मैंने 2500, मैंने 500 से तीनों को डिवाइड कर दिया। जब 500 से तीनों को डिवाइड करा तो यह 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये बना। इक्वेशन एक ये हो गई, सेकंड इक्वेशन थी। और ये वाली कौन सी इक्वेशन है? ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से मिलकर वो सी कॉर्नर पॉइंट बना। तो जब आपको सी का पॉइंट पता है कि कहां पर ये प्लॉट हो रहे हैं, किस पॉइंट पर ये प्लॉट हो रहे हैं, तो उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो। जब आप ये दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दोगे, तब आप क्या करोगे? वहां से पॉइंट निकल जाएंगे। एक्स और जो वाई की वैल्यू होगी ना, एस की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो निकलेगी, यहां पर एस की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो निकलेगी, वो ये सी कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू होगी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकलेगा, ठीक। तो अब जब दो इक्वेशन को आपस में इंटरसेक्ट जहां कर रही है, अगर वो पॉइंट निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मेथड से कर दो, वो सिंपल होता है। जब सॉल्व कर दोगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी वो इसका एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, और आपको चारों कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर ये लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, सोल्व करने का तरीका क्या है आपको पता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस माइनस माइनस। अब प्लस माइनस एक को हमें क्या करना पड़ता है? डिडक्ट करना पड़ता है, तो प्लस और माइनस यहां से कट गया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आता है एलिमिनेशन मेथड, सर इतना तो आपको बेसिक पता होगा। वाई और वाई को यहां से माइनस कर दिया, तो ये हो गया 0। 5 में से अब एस की वैल्यू ये होती है, एस की जो माइनस साइन माना जाता है ये माना जाता है। 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा सर? 4x बचा, इजिकल टू 100 में से 60 गए, क्या बचेगा? 40 बचेगा। एस की वैल्यू निकल जाएगी यहां पर कितनी? 20। और ये एक्स की वैल्यू कहां पुट कर दो? दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में। तो नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, एस की वैल्यू मैंने 20 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? ओ सॉरी, एस की वैल्यू 20 कहाँ आई? 10 आई ना, एस की वैल्यू 10 आई ना दोस्त। एस 4 को उठा के बीच में दूंगा तो 40 10 हो जाएगा। एस की वैल्यू 10 आई, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की वैल्यू, जो एस की वैल्यू 10 आई, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल दो, सेम आंसर आएगा। वाई आपके पास क्या आएगा? 60 माइनस 10, और वाई की वैल्यू होगी 50। तो मुझे मिल गया वो दो इंटरसेक्शन पॉइंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए थे, क्या उनके पॉइंट थे। तो ये जो सी में जो कॉर्नर पॉइंट मिला, एस की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 50। एस की वैल्यू 10, ये 10 होगा और ये 50 होगा। ऐसे नहीं निकाल सकता था मैं, और आप कभी जिंदगी में मत निकालना ऐसे, गलत होगा हर बार। आप जब भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता, देखो लाइन पे होता है तो हमेशा मिल जाएगा। जब लाइन पे ना हो, कहीं ग्राफ के बीच में, इस दो लाइन के बीच में कहीं पर आए, तो आपको उन दोनों पॉइंट को आपस में, उन दोनों लाइन को आपस में, उन दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। उससे जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी वो उसके पॉइंट बन जाएंगे। आपके पॉइंट मिल गए, ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको बनाएंगे स्टेटमेंट, बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। खत्म हो गया क्वेश्चन। कॉर्नर पॉइंट,
जेड इज इक्वल टू प्रॉफिट क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का है सबसे ऊपर देखो मैंने लिखवाया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सर आपको ये बड़ा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने समझाने में टाइम लगाया। अगला क्वेश्चन आओ, अगले क्वेश्चन में आपको 5 मिनट में सोल्व करके दिखा दिया मैंने, देखना 5 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जेड इज इक्वल टू 250x प्लस 75y, यही तो है, मुझे पता चल गया ना मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, 250x प्लस 75y। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहां रखूंगा तो प्रॉफिट निकलेगा ना मेरा, ये क्या निकलेगा प्रॉफिट, और जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो पहला ए कॉर्नर क्या था कि x 0 था और y 60 था, x 0 था और y 60 था, x 0 था, ए पॉइंट x 0 था और y 60, मतलब इसका मतलब क्या है, x 0 y 60 का मतलब समझो, x 0 का मतलब है कि आप कोई भी टेबल नहीं बना रहे, x डिनोट करता है नंबर्स ऑफ टेबल को, और चेयर का मतलब है कि आप 60 चेयर बना दो, टेबल 0 बनाओ और 60 चेयर बनाओ। तो मैंने कहा जब टेबल 0 बनाऊंगा तो मेरा 250x एस की वैल्यू पुट कर देता हूं सीधा, तो मेरा 250 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 75 मल्टीप्लाई वाई, ये मेरा वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये 60। तो आपके पास क्या आया इधर, 0 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, ये आ गया 4500 रुपए, ठीक है। तो अगर आप इसका मतलब समझो, अगर आप x के नंबर्स ऑफ टेबल 0 बनाते हो, x डिनोट करता है नंबर्स ऑफ टेबल को, y डिनोट कर रहा है नंबर्स ऑफ चेयर को, तो 0 टेबल बनाओ 60 चेयर बनाओ तो 4500 प्रॉफिट होता है। बी आपके पास क्या था 20 और 30, मतलब 20 आप टेबल बना लो और 0 आप चेयर बनाओ, तो इसे क्या होगा 250 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 0, इससे निकलेगा 5000। सी क्या कर रहा है, सी तो कभी लेना नहीं मत, क्योंकि ये 0 0 करेगा तो प्रॉफिट 0 होगा। और डी आपके पास ये है 10 और 50, और देखो आपका आंसर आ गया। क्या कह रहा है कि आप नंबर्स ऑफ टेबल बनाए 10 और आप नंबर्स ऑफ चेयर बनाओ 50, जिससे आपका आ जाएगा 6300 250। और इन दोनों तीनों में देखो कहां आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, 4500 5000 6350, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो यहां पर हमने यहां पर ये निकाला कि इस पॉइंट में मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। तो कंक्लूजन हैंस क्या बना, नंबर ऑफ टेबल प्रोड्यूस या बाय, आप करो, एक्स की वैल्यू निकली मेरी 10, टेबल कितनी बाय करो 10, एक्स की वैल्यू थी 10, और नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस या बाय जो कि वाई की वैल्यू थी वो 50। आया ना एक बारी में आंसर। अगर आप बेसिक मैथ लगाते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे देखो एक बार में पता चला कि आप 10 टेबल और 50 चेयर बनाओ, जिससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और दैट द आंसर। और यहां पर आपका खत्म हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। आपको लग रहा होगा थोड़ा बड़ा है, पर जब आप इसके 2-3 क्वेश्चन करोगे ना आपको ये बहुत आसान लगेगा और छोटे तरीके से होगा। तो आगे मैं इस पर और प्रैक्टिस कराऊंगा, और मेरा आपको आंसर दिखा दिया जो मैंने कहा था कि आपके पास 10 और 50 एक साथ आ जाएगा और एक ही बारी में आ जाएगा एग्जैक्ट सोल्यूशन। इसको कहते हैं हम ग्राफिकली मेथड, इसको कहते हैं हम क्या है ग्राफिकली मेथड। देखो ऊपर मैं आपको सोल्यूशन ऑलरेडी बता चुका था पिछली क्लास के अंदर किस तरीके से निकाला, पर बेसिक मैथ लगाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है। यही आपका ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नए क्वेश्चन फिर ग्राफिकल मेथड सोल्व करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पे। थैंक यू वेरी मच।